हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एसएससी जेई की पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम लोग अपने 2023 के 9 ऑफ अक्टूबर 10 ऑफ अक्टूबर के दो पेपर हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग 11 ऑफ अक्टूबर के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। एसएससी जेई का जो पेपर का पैटर्न होता है, जो पेपर का एग्जामिनेशन का लेवल होता है, ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप उसके पीवाईक्यूज वगैरह को सॉल्व नहीं करोगे, है ना। तो पीवाईक्यूज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको आपको एकदम मैंडेटरीली करके जाना है। और उसको आप जैसे जैसे करते जाओगे, साथ साथ उसको आपको एनालाइज भी करना है कि यार मुझे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट से न्यूमेरिकल पूछते हैं, किस पार्ट से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, कुछ नया क्या ऐड हो रहा है, कुछ पुराना क्या हटा रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग को क्या करनी पड़ती है, साथ साथ एनालाइज भी करते हुए चलना है एसएससी जेईई के पेपर्स में। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक के दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं, और हम लोग अभी 11 ऑफ अक्टूबर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम हो जाए हर एक डे के पेपर के हिसाब से। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारा, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस विद द डिफरेंट कोर्सेज दैट आर रनिंग ऑन गेट एकेडमी ऐप। तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ने लॉन्च किए हैं, वो मैं आपको एक बार बता दूं। ठीक। दैट इज ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम। तो अगर आप किसी भी स्टेट की ए जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीएसयूज के जो एग्जाम आते रहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम्स मोर देन सफिशिएंट है। हर चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, विथ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर एंड ए प्राइस ऑफ एंड एट ए नॉमिनल प्राइस ऑफ 777 रुपीज़। ठीक है। ये जो ऑल स्टेट ईजी का कोर्स है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली हमारा जो एसएससी जेई का कोर्स है, जिसके अंदर की 777 रुपीज़ के प्राइस में आपको स्टेज 1, स्टेज 2, CBT 1, CBT 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस 777 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल एस्पिरेंट्स ओनली। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर ही नहीं होता है, तो तीन ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, एक गाइडेंस, अच्छे गाइडेंस के साथ में करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप गेट एकेडमी की इस कोर्स के साथ में कोर्स में एनरोल करिए। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इस बार आरआरबी जेईई में जो वैकेंसी आई, पिछली बार मेरे से कुछ रह गया था, या लास्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको एक बहुत अच्छे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। दैट इज CBT 1 ओनली, CBT 1 ओनली, CBT 2, CBT 1 प्लस CBT 2। हमारे पास तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मेरा टेक्निकल काफी स्ट्रॉग है, मुझे नॉन टेक में वर्क करना है, बिकॉज नॉन टेक का जो पहला स्टेज होता है वो नॉन टेक्निकल ही होता है, और कंप्लीटली उसमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल के एस्पिरेंट्स भी एग्जाम दे देते हैं, है ना। तो उससे वजह से कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो बात ऐसी है कि अगर आपको CBT 1 का प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग आपको इसको कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं केवल और केवल 499 रुपीज़ में। कहीं आपको लगता है कि नहीं यार मेरा टेक्निकल ही वीक है, नॉन टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, मैं नॉन टेक्निकल वाला एक पार्ट जो है क्लियर कर लूंगा, तो आपके लिए जो है CBT 2 वाला जो हमारे पास कोर्स है, ओनली 499 रुपीज़ के प्राइस में। एंड हमारे पास जो कंप्लीट गाइडेंस है, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, CBT 1, CBT 2 हर चीज़ अच्छी तरीके से समझना है, जानना है, एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपके लिए हमारे पास CBT 1 प्लस CBT 2 का एक कोर्स अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़ विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज मैंने आपको बताया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अवेलेबल है। तो ये सब डिफरेंट कोर्सेज हैं हमारे पास। आप चाहें तो जाकर के इन कोर्सेज में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। देन एसएससी जेई का जो पेपर होता है, हमको मालूम है भाई हमको नंबर अच्छे स्कोर करने हैं CBT 1 में, और CBT 1 में नंबर अच्छे स्कोर करने के लिए हमको चाहिए क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एटलीस्ट 45 to 48 मार्क्स। और ये जो 45 to 48 मार्क्स है, ये हमको एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर चाहिए कि हाँ भाई मैं 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं विद एक्यूरेसी, है ना, ताकि मेरे नंबर इंक्रीज हो। अदरवाइज क्वेश्चन तो आप सभी सॉल्व कर लोगे, अगर आपको 1 घंटा दे दिया जाएगा तो पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट वो आपको एग्जाम क्लियर नहीं करा पाएगा। आपको कम से कम समय में पूरे रीजनिंग को कवर करना है। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ में आपको चाहिए प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। पैटर्न वही रहते हैं जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही जैसे ही रहते हैं हमेशा ही। तो एसएससी जेई के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपको सॉल्व प्रोवाइड कर रहे हैं। 2010 से लेकर 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए थे स्टेज 1 के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, केवल और केवल 222 रुपीज़ प्लस GST में।
वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, जो SSC JEE के जो इलेक्ट्रिकल के जो एग्जाम्स होते थे, सिमिलरली मैकेनिकल के और सिविल के भी हमारे पास कोर्सेज ई बुक अवेलेबल हैं। ये जो है हमारा ये ईयर वाइज टॉपिक वाइज ई बुक हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। और ये जो है हमारे क्वेश्चंस जो रहेंगे 2007 से लेकर 2024 तक के CBT 1 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र और मात्र 222 रुपये प्लस GST के चार्ज में। एंड नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPPCL JEE, बिकॉज कुछ समय के बाद आपको UPPCL JEE की एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं UPPCL JEE की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। गेट अकेडमी आपके लिए 999 रुपीज़ के प्राइस में, दैट टू इंक्लूसिव ऑफ GST, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमको पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंट कोर्सेज हैं, आपको इन कोर्सेज में अवेल करने के लिए करना क्या होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर में जाइए, गेट अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जाकर के आप ये 8 कोर्सेज और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और डिफरेंट कोर्सेज है, वहाँ पे जाकर के आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड। ठीक है, चले फिर चलते हैं और अपने आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट द डैश ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट जो मोटर रहता है बहुत ही कम उसकी हमको स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिलती है, और ये स्टार्टिंग टॉर्क कितनी रहती है, 1 से 1.5 गुना, 1 से 1.5 गुना ही इसकी स्टार्टिंग टॉर्क आपको देखने को मिलेगी। और ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो आप प्रोवाइड करते हो, उस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू काफी ज्यादा रहती है। क्लियर, तो ये कुछ इस तरीके से 1.5 1 से लेके 1.5 गुना रहता है, और इसका यूज तो बहुत ही कम आपको नजर आएगा, बिकॉज इतने कम स्टार्टिंग टॉर्क के साथ आप कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको, इन द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज अबाउट द डैश ऑफ द फुल लोड टॉर्क एंड अबाउट एट अबाउट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, अभी हम लोग ने जिसकी बात की उसी की बात ये फिर कर रहा है कि एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है जिसको मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा एट फुल लोड, अबाउट डैश ऑफ द फुल लोड। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू फुल लोड का कितना गुना मैक्सिमम टॉर्क होगा एट अबाउट 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, 75% सिंक्रोनस स्पीड पे इसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोगों ने देखा 1 से 1.5 गुना है, और मैक्सिमम टॉर्क इसका 2 से 2.5 गुना होता है। स्टार्टिंग टॉर्क 1 से 1.5 गुना, मैक्सिमम टॉर्क 2 से 2.5 गुना एट 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ओके, क्लियर, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए 64 किलो ओम रजिस्टर हैज अ स्पेसिफाइड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 100 वॉट्स, द मैक्सिमम करंट दैट मे बी पास्ड थ्रू द रजिस्टर इज। तो अभी हमको मैक्सिमम करंट निकालने को कह रहा है, मैक्सिमम पावर दे दिया है, तो सिंपल है, हमको तो पता है यार कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। मुझे पावर दे दिया, कितना दे दिया पावर मुझे कह दिया है 1000 इंटू आई स्क्वायर। करंट की तो वैल्यू निकालनी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 64। अब ये 64 बस नहीं है, इसके साथ में 1 किलो भी लगा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ में किलो भी लगा है, तो किलो। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, करंट की वैल्यू हो गई 1000 1000 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कैंसल। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। इसका मतलब क्या, आई यहाँ हाथ रख दे रहा हूँ तो दिख नहीं रहा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64, therefore I is equal to 1/8 एम्पियर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें करने को, ना कुछ खास है आपको बताने को।
क्लियर, नोट कर लें सभी। चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ डीसी मेंस। डीसी मेंस की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए इनमें से कौन सा लैंप का हम लोग यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मर्क्यूरी वेपर लैंप, कार्बन आर्क लैंप एंड नियॉन डिस्चार्ज। क्या यूज होता है इसके अंदर, इसके अंदर यूज होता है हम लोग का नियॉन डिस्चार्ज लैंप। नियॉन डिस्चार्ज लैंप का हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ डीसी मेंस। अब देखो, अगर नियॉन डिस्चार्ज लैंप कैसे पता करता है, अगर नियॉन डिस्चार्ज लैंप ग्लो करता है, अगर ये ग्लो करता है, दिस मीन्स दैट द पोलैरिटी इज करेक्ट। अगर ये ग्लो करता है इसका मतलब है इसकी पोलैरिटी क्या है, करेक्ट है। और अगर ये ग्लो नहीं करता है, अगर ये ग्लो नहीं करता, डज नॉट ग्लो, डजंट ग्लो, तो इसकी पोलैरिटी क्या है, इनकरेक्ट है। आपको अब पोलैरिटी आपकी बदलनी पड़ेगी, है ना। इंटरचेंज करके देख लो आपका आ जाएगा। तो नियॉन डिस्चार्ज लैंप का हम लोग यूज करते हैं और पोलैरिटी सेम रही तो ग्लो करेगा, पोलैरिटी सही रही, करेक्ट रही तो ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल मेकिंग अ डिटेल्ड एस्टिमेट। एक डिटेल एस्टिमेट जब कोई बनाता है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो हमको क्या लेनी है। पहला कह रहा है ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, केवल मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको ध्यान देना है। सेकंड कह रहा है क्वांटिटी ध्यान दो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का ध्यान दो, अवेलेबिलिटी का भी ध्यान दो। नेक्स्ट इज ओनली ट्रांसपोर्टेशन एंड ओनली क्वांटिटी। तो जब भी देखो यार आप एस्टिमेट बनाओगे तो एस्टिमेट आपका ऐसा रहना चाहिए जो कि आपका जो एक्चुअल में वर्क होने वाला है उतनी जो वैल्यू होगी उसके लगभग आसपास ही होना चाहिए। तभी आप कहोगे कि हाँ यार मैंने एक बहुत ही अच्छा एस्टिमेट बनाया। बिकॉज एस्टिमेट का मतलब ही यही होता है कि आप उस वर्क को पूरा एसेस करो कि क्या क्या चीजें उसमें लगनी है ना। हर चीज को उसमें आप इंक्लूड करो, चाहे वो क्वांटिटी से लेके हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हो, है ना। हर चीज को आपको कंसिडर करना। पावर सप्लाई इंटरप्ट हो गई थी, इस वजह से अपनी क्लास रुक गई। इसको हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन था द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर मेकिंग डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट बनाते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमको रखनी है वो किसकी रखनी रहती है, वो हमको रखना है अपने क्वांटिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। हर चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर। ठीक है, इफ द वायर लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड द रेडियस रिमेन्स द सेम, तो रेडियस सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है मतलब, देन द रेट ऑफ हीट डेवलप। तो ठीक है, हमने को कह रहा है कि L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 और दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया 1। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है R2। R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ठीक, दैट इज इक्वल टू रो 2 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन A1। यहां से हमको मिला कि R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है ना, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, तो द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, हीट क्या है, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अभी हम लोगों ने किसका हिसाब निकाला, हम लोगों ने केवल अभी रेजिस्टेंस का हिसाब निकाला। और गलती अपने से कहाँ हो जाती है, गलती अपने से ये होती है कि हमारा अगर रेजिस्टेंस में कुछ बढ़ोतरी या बढ़ना या घटना हो रहा है तो करस्पॉन्डिंगली हमारी जो करंट है, इस करंट में भी तो कोई चेंज आएगा ना। तो मैं ये कहता हूं कि सिंस रेजिस्टेंस
गेट्स डबल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये एस्पेक्ट आपको एग्जाम में उस समय तुरंत याद नहीं आएगा, हड़बड़ी में छूट जाएगी ये चीज। तो अगर आपका रेजिस्टेंस डबल हो रहा है देन करंट विल बिकम हाफ, विल बी हाफ, तो करंट आपकी आधी हो जाएगी। ठीक, अब मैं कहता हूं हीट इन सिचुएशन 2, मतलब H2 अपॉन हीट H1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन, क्योंकि टाइम तो सब में सेम है, I1 स्क्वायर R1। ठीक, मैं यहाँ पे मुझे मालूम है कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया I2 इज इक्वल टू I1 बाई 2। I2 इज इक्वल टू I1 बाई 2, I1 बाई 2 का स्क्वायर I1 बाई 4, I1 स्क्वायर बाई 4 इंटू R2, R2 क्या चीज है, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो I1 का स्क्वायर है तो ये I1 का स्क्वायर इंटू R1 तो R1 ही है, R1 R1 गया, R1 गया, I2 स्क्वायर गया, I2 स्क्वायर गया, 2 गया, बचा नीचे 4 का 2, 1/2, दैट इज 1/2। क्या 1/2, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी इस सिचुएशन में, जो ये कह रहा है कि हमने लेंथ इंक्रीज कर दी, उस सिचुएशन में हीट प्रोड्यूस विल बी हाफ, हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कैसे होगा ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, कैसे होगा ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो ये जो करंट में जो करंट की जो चेंज आएगी, जो करंट का जो चेंज है उसको भी आपको एड्रेस करना है ना, उसको एड्रेस नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगा और आंसर ही गलत हो जाएगा अपना। ठीक, चलो आगे। What kind of metal does continuous bus bar wire type consist of? तो कौन से टाइप के मेटल का हम लोग कंटिन्यूस बस बार बनाते हैं, बस बार, बस बार, बस बार एक ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो एंड एट द सेम टाइम उसके पास क्या हो, एनफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो। तो कंडक्टिविटी की जब भी बात आएगी तो कॉपर और एल्यूमिनियम से बेटर कुछ हो नहीं सकता, प्लास्टिक वगैरह सब चीजें हम लोग यूज नहीं करते। बस बार में होता क्या है, आप अपने घर के आसपास भी अगर कोई देखा होगा, छोटा मोटा भी अगर कोई पैनल रखा है तो उस पैनल के अंदर ऐसे करके 3-4 स्ट्रिप्स लगी रहती है ना, जो आपकी सप्लाई है, वो सब आपका जो मेन पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई आता है। ठीक, ऐसे समझ लो 3 फेज सप्लाई आपकी आ रही है, तो मैं इसको आर बोल दे रहा हूँ, इसको वाई, इसको बी और इसको न्यूट्रल, आर वाई बी न्यूट्रल। तो ये रेड कलर का इसके ऊपर पेंट भी रहेगा, बट इसके अंदर क्या रहेंगे, ऐसे ऐसे होल्स रहेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे होल्स रहेंगे। ठीक, आपको जो वायर को कनेक्ट करना है, आप जिस वायर को कनेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर एल्यूमिनियम के लग्स लगे रहते हैं, LUGS, एल्यूमिनियम लग्स लगेंगे। वो लग्स कुछ इस टाइप से रहते हैं जो फ्लैट रहता है, और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्क्रू बोल्ट जो भी टाइट कर सकते हो, प्लस वो ऐसे करके आपका जो कॉपर का वायर रहेगा उस वायर के साथ में कनेक्टेड रहता है ना। तो ये एल्यूमिनियम लग्स के हेल्प से हम लोग इसमें इसको क्या कर देते हैं, टाइटन कर देते हैं। तो ये जो छोटा सा भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, ये छोटा सी भी जो चीज है ये भी एल्यूमिनियम या कॉपर की क्या बनती है, बस बार बनती है। क्लियर, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर इज रेटेड एट 1.3 MVA। अच्छा, 11 kV, द आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया हुआ है। ठीक, अच्छी बात है। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक, तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालना है मुझे, है ना, मतलब मुझे निकालना है V इज इक्वल टू X इंटू IL। ठीक,
एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है 20 है ना। मुझे चाहिए क्या, IL, मुझे चाहिए क्या, IL। करंट कैसे निकलेगा, मुझे क्या दिया है, पावर दिया है, पावर दिया है ना। तो पावर, पावर दिया है, मैं सिंपली आपको बोलूँ तो ये क्या दिया हुआ है, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर दिया ना। तो √3 इंटू VL/IL इज इक्वल टू पावर, तो ये S अपॉन √3 इंटू VL इज इक्वल टू IL आया। S क्या है 1.3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL कितना दिया है जी, 11 kV है ना। 11 इंटू 10⁻3 सॉल्व करते हैं, 10⁻3 11 है, इसको भी 11 मान लेता हूँ, 1.1/√3। कैलकुलेटर लग जाएगा यार ना, आप लोग को तो सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, आप लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 1.3 इंटू 10⁻3 अपॉन √3 इंटू 11, 68.23 क्या रहा है ये, 68.23। एम्पियर। अब मैंने यहीं पे इसको MVA को VA में कन्वर्ट कर लिया और KV को V में कन्वर्ट कर लिया था, इस वजह से मेरा आंसर जो है किसी भी किलो एम्पियर, एम्पियर, मिली एम्पियर सब में नहीं आ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या निकालना है, सिंपल वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू क्या सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना है जी 20 इंटू 68.23 कितना हो जाएगा 68, 70, 17 इंटू 2, 7 2 14, 14, 1364 इसके आसपास आंसर आएगा 1364.64। क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस फॉर्मूला आपको पता है, सभी को मालूम होगा ये चीज, बट आपको बस एक कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हेक्टिक है यहाँ पे, है कि नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत वाली है, बाकी सब सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। क्लियर। तो कुछ नहीं किया मैंने मुझे मालूम चल गया भाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालना है, तो करंट जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस इनटू जो भी आपकी लोड करंट की वैल्यू है, मुझे लोड करंट नहीं पता था, हमको वहाँ पे पावर दिया हुआ है, ये एपरेंट पावर दिया है, ये लाइन करंट दिया, लाइन वोल्टेज दिया है, मैंने एपरेंट पावर अपॉन लाइन वोल्टेज इंटू √3 बिकॉज 3 फेज सर्किट है, क्वेश्चन में लिखा है। मैंने सॉल्व किया, 68.23 मैंने एम्पियर आंसर लाया। वोल्टेज मुझे निकालना था, मुझे एक्सेल की वैल्यू मालूम है कितनी थी, 20 थी, 20 इंटू 68.23। क्लियर। चलो नेक्स्ट। The main reason to amplify the input signal by using vertical amplifier is to provide attenuation, to provide low stability, the input impedance is low, they are not strong to provide deflection that can be measured। तो एम्पलीफाई करने का रीजन यही होता है। क्या होता है एम्पलीफिकेशन का रीजन, एम्पलीफिकेशन हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारा इनपुट सिग्नल वीक हो। अगर इनपुट सिग्नल वीक नहीं होता तो क्यों एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि जो वीक सिग्नल है वो आपके एम्पलीफायर में जाए और उस एम्पलीफायर के बाहर से जब वो निकले तो वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल के फॉर्म में निकले। ठीक, तो वो यही कहना चाह रहा है कि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू प्रोवाइड डिफ्लेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड। तो वो अगर इतने वीक हैं कि वो क्या नहीं कर पाएंगे, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जिसको कि हम मेजर कर सकें। समझ आ रही बात, जिसको कि हम मेजर कर सकें। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल में लेयर क्या क्या होती है, अंडरग्राउंड केबल में लेयर होती है हमारी कंडक्टर, सबसे नीचे सबसे अंदर। कंडक्टर के ऊपर क्या रहता है, पेपर इंसुलेशन, पेपर
insulation, then lead sheath, bedding, then armoring, and at the last क्या होता है हमारा सर्विंग, एंड एट द एंड हमारे पास क्या होती है सर्विंग। तो आंसर है क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर, सर्विंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमारे केबल्स में होते हैं। कंडक्टर एल्यूमिनियम या कॉपर का यूज करना है, पेपर इंसुलेशन, कैम्ब्रिक क्या था यार, इम्प्रिग्नेटेड पेपर का यूज कर सकते हो आप। ठीक, देन लेड शीट यूज करना है, देन बेडिंग यूज करना है ना। बेडिंग के अंदर क्या था, कैम्ब्रिक समथिंग कुछ कुछ नाम था, भूलिए मैं, है ना। ये क्या, हेजन टेप भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन आर्मरिंग आपको करनी है, देन एट द एंड सर्विंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट जो लेयर्स हैं हमारे किसके, कॉपर केबल, एक अंडरग्राउंड केबल के। नेक्स्ट, द कॉइल कंसिस्ट ऑफ 100,000 टर्न्स हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, 1000 टर्न्स है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दिया हुआ है 0.4 mm स्क्वायर। ठीक है, द मीन 0.2 लेंथ पर टर्न इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या चीज है, द मीन 0.02 ओम मीटर लेंथ पर टर्न इज 40 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज, ये यहाँ नहीं होगा ना, गलत है। द मीन लेंथ पर टर्न इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ पर टर्न इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 0.02 माइक्रो ओम मीटर। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब कैसे यूज करोगे, क्या कैलकुलेशन करनी है आप करो, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से आया। ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको करना क्या क्या है। यहाँ पे ये mm में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर में है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। और देख लो 100 टर्न्स हैं। ठीक है, सब 1000 टर्न्स हैं, और हर एक टर्न का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है लगभग। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है, और बाकी तो आपको दिया हुआ है, ये 0.2 माइक्रो ओम दिया है ना, तो इसको 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। क्लियर, और 0.4 mm स्क्वायर एरिया दिया ही हुआ है ना। इतना करो आप लोग, मैं बस 2 मिनट आया। हो गया क्या, क्या क्या चीज है देख लो यार अपने पास, क्या क्या चीज है। हाँ,
ये अपने पास क्वेश्चन था, अपन ने ला लिया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है 0.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 है कि नहीं। R की वैल्यू यही है 0.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू रो एल। लेंथ कितना है एक में, कितना एक का मीन लेंथ है 40 सेंटीमीटर। उस 40 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे 40 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। ठीक, ये कितना हुआ, ये एक टर्न का मीन लेंथ हुआ। मेरे पास कितनी टर्न है, मेरे पास 1000 टर्न है। ठीक, तो ये टोटल का मेरा क्या निकल जाएगा, अब लेंथ निकल जाएगा अपॉन एरिया। एरिया क्या है 0.4, लेकिन ये mm स्क्वायर में है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए। ये mm स्क्वायर में है यार, क्या चाहिए अपने को मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो मीटर स्क्वायर में कैसे निकलेगा, कन्वर्ट करो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, -2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये 3, मैं इसको लिख लेता हूँ फिर से 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4, और ये पॉइंट का चला गया ऊपर 10, ये -2 ये -2, ये चारों जीरो गायब, 4 और 4 कैंसल, 2 इंटू 2 20, ऑप्शन नंबर ए। 2 इंटू 10 20, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो पहले आप नोट कर लो, फिर मैं उसको वहां ले आता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस कैलकुलेशन लंबी है, बाकी कोई इशू नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन लंबा है, बाकी सब चीजें आसान है इसमें। आपको यहाँ पे करना क्या है, केवल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इसको mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो, लेंथ को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये माइक्रो ओम पर मीटर दिया है, और सॉल्व कर लो। ठीक, चलो कहाँ पे थे, तो हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.1911 हेनरी is connected across a 230 volt 50 hertz AC supply. The reactive power is equal to, क्या निकालने बोल रहा है, रिएक्टिव पावर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन वही है कि अगेन जो वैल्यूज हैं वो हमारी ऐसी ना हो कि हम लोग फंस जाएं सॉल्व करने में, क्योंकि वो हेनरी वाला खतरनाक दिख ही रहे। V I साइन ऑफ फाइव, क्या क्या दिया हुआ है, V दिया है, ये रहा 230 है ना, 230। I निकालना है, I निकाल लूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, I इज इक्वल टू V बाई जेड। V कितना है 230, Z कितना होगा, अब यहीं पे फंस जाएंगे कैसे, ये 8 का स्क्वायर प्लस 0.01911 0.01911 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, किससे हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी, रखे रहते हैं यार इसको, कहीं कैंसिल तो हो जाता अच्छी बात है, अदरवाइज फिर क्या ही कर सकते हैं। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स ओके। अब दिक्कत अपनी कहाँ है, दिक्कत अपनी साथ ये हो गया कि अपन ने इसका यूनिट नहीं देखा। ये तो ओम में है, मतलब नहीं लिखा है, मतलब वो ओम में ही है मान लो, पर ये हेनरी में है। मुझे एक्सेल निकालना होगा, तभी सोचूं इतना घटिया टाइप का क्यों आ रहा है क्वेश्चन। 2 × 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू L.0 1911 कैंसल होगा वो। 2 × 22/7 इंटू 50 इंटू 1919, अरे यार 1911 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, 7 2 14, 5 1 7 7 49, 49 213। ठीक है, ये 50 गया, 80 2000 2000 1000। ठीक, 2273 22, 3 2 6 7 2 14 2 2 2 2 4 1 5। इतना समय बर्बाद हो रहा है। 3 2 6 7 2 14 2 2 4 प्लस 1 5 6 6006 6006 डिवाइडेड बाई 1006 ओम। कितना आ रहा है? 6 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 ओम आ रहा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत ही गंदा दिख रहा था। यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 8 जा 64, 36 36 36 110 10 23 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से tan इनवर्स 6/8। इससे अच्छा तो अपन क्या कर लें, डायरेक्ट पावर फैक्टर निकाल लें। दैट इज पावर फैक्टर इज इक्वल टू R/Z। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 8 है, और Z की वैल्यू √10, मतलब √100, दैट इज 10 0.8। जब ये चीज ध्यान रखना, जब पावर फैक्टर cos फाई 0.8 होता है तो sin फाई 0.6 होता है। देयरफॉर sin फाई इज इक्वल टू 0.6। क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है इसलिए अपने को याद हो जाता है ना। इससे निकालने बैठोगे तो निकालते रह जाओगे tan इनवर्स से। ठीक है, इतनी सारी चीजें अपने को मालूम चल गई है। अब अपने को करना क्या है, सिंपली इस वाले में फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या है? V मतलब 230 इंटू आई, दैट इज 23 इंटू 0.6। ठीक है, 23 इंटू 23 किए थे क्या? अभी नहीं किए थे। 9 3 2 6 529। अब 529 इंटू 0.6 मैं नहीं करूँगा, अब मैं कैलकुलेटर यूज करूँगा। 230 इंटू 23 इंटू 0.6 3174 3174 क्या है? VAR है ये हमारा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सभी चीज को वोल्टेज में, करंट में ऐसे करके चेंज कर लिया था, किसी को भी किलो इलो में रहने नहीं दिए थे। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 3.174 kVAR। ठीक, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ये फालतू
क्लियर। तो अच्छा खासा लंबा कहना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन तो अच्छा खासा था यार। थोड़ा सा हम लोग भी शुरुआत में गलती कर रहे थे कि डायरेक्ट हेनरी पुट कर दे रहा था मैं, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब ये सब चीज़ें निकालने में थोड़ी समय लग गई, यही है टाइम कंजम्पशन। एफएडे पे क्वेश्चन आए, आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आप जानते हो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझसे, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। क्या कर लो भाई, मार्क फॉर रिव्यू कर लो, और आप अपने आगे बढ़ जाओ। ऐसे आपको एट दी एंड आपके एग्जाम में आप देखोगे तो आपको 10 से 12 से मतलब मान लो मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, और आपको मालूम है कि आप इसको बना लोगे। ठीक। फिर जब आपके पास आखिरी में समय बचेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे इसके ऊपर तो टाइम इन्वेस्ट किया नहीं, ठीक है ना, हर क्वेश्चन के लिए आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आपने देखा उसको मार्क किया छोड़ दिया, तो आपके पास आखिरी में समय बचेगा जब आप सभी क्वेश्चंस को, जो इजी हैं, जो मॉडरेट हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आपने सॉल्व कर लिया, एंड एट द एंड जब आपके पास समय बच रहा है तब आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक। तो उससे क्या होगा आपका, इस चक्कर में अगर आप शुरुआत में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब टाइम कम हो जाएगा, टाइम आपकी वेस्ट होगी। दूसरी बात ये है कि आपका जो क्लॉक है वो आपको क्या दिखाने लग जाएगा, भाई रिवर्स में चलता है क्लॉक, तो वो दिखाता है कि हाँ इतना मिनट बचा है। अब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि अरे यार मेरे इतना समय हो गया और मैंने अभी तक 2 4 6 8 10 क्वेश्चन ही बनाए हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है दिमाग के ऊपर। वही आपका जो एंड रहेगा, जब आपका आखिरी आखिरी का एग्जाम का समय रहेगा, आप देख लिए कि हाँ भाई मेरे दोनों 200 क्वेश्चन मैंने पूरे एक नज़र देख लिए हैं, उसमें से मैंने अपने मान लो 150 बना दिए हैं, कुछ 10-15 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल्स वाले मेरे साथ रह गए हैं, तो आपको दिमाग में सेटिस्फेक्शन तो है कि हाँ भैया मैंने 150 में सॉरी 200 में 150 बना लिया है, अब जो मैं बनाऊंगा ये मेरे लिए प्लस है। समझ रहे हो बात को। चलो नेक्स्ट इज depletion layer capacitance is essentially the capacitance of a dash pn junction। डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस, तो जब भी आप पीएन जंक्शन की बात करोगे ना, तो पीएन जंक्शन के अंदर आपको 2 टाइप के कैपेसिटेंस देखने को मिलेंगे। पीएन जंक्शन में आपको 2 टाइप के कैपेसिटेंस देखने को मिलते हैं। पहला जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो किसकी, डिप्लीशन कैपेसिटेंस की। डिप्लीशन कैपेसिटेंस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, है ना। हाँ, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 अक्टूबर वाले एग्जाम में देखा था, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो मैंने आपको बताया भी था, उस समय बोला भी था कि आप ये पता करो कि कौन सा कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, कौन सा कैपेसिटेंस रिवर्स बायस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस, या आप इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ये जो कैपेसिटेंस है ये आपको दिखेगा इन केस ऑफ रिवर्स बायस कंडीशन। जब आपकी रिवर्स बायस कंडीशन रहेगी तब आपको डिप्लीशन या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करूं, तो ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है ये आपको फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में देखने को मिलेगा। क्लियर। हम लोगों ने डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि जो हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है। और क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थर्मल इक्विवेलेंट टेम्परेचर वीटी, टाउ आई अपॉन एनवीटी फॉर्मूला रहता है इसका। ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट करता है रिवर्स बायस कंडीशन में। डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस जो रहेगा वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, रिवर्स बायस के कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलो आगे फिर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन द कॉइल ऑफ एन इंफ्रारेड लैम्प इज मेड अप ऑफ। तो कॉइल चाहे किसी टाइप का भी जो भी लैंप है उसको किस टाइप का मटेरियल का बना होगा, वो टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। बिकॉज टंगस्टन मटेरियल क्या चीज है, पहली बात ये क्या है, डक्टाइल है बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत पतला सा आप इसका वायर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और उस वायर की जो रेजिस्टेंस रहती है काफी हाई रहती है, और हायर टेम्परेचर में ये जब उससे करंट पास होगा इसका रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा होता है इस वजह से वो ग्लो करता है। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हैं एज अ उसका कॉइल के जैसा, या बोलो आप फिलामेंट के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ इंटरलीविंग द वाइंडिंग्स इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो इंटरलीव्ड वाइंडिंग के बारे में ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में अरे सॉरी यार, इंटरलीव्ड वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है। इंटरलीव्ड वाइंडिंग किस लिए करते हैं, यहाँ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, किस किस कौन से ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर ट्रांसफॉर्मर, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमको इंटरलीव्ड वाइंडिंग देखने को मिलती है। ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखना है। To reduce the leakage flux, to increase the leakage flux, to reduce the efficiency of the system, to increase the inductance of the transformer। तो इंटरलीव्ड वाइंडिंग से क्या होती है, हमारी जो लीकेज फ्लक्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लीकेज फ्लक्स रिड्यूस होती है तो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रही बात। तो आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। क्लियर। चले, सिंपल क्वेश्चन है और हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स ऑफ एरिया इतना 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 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना इज गिवन बाय डैश इफ द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। ठीक, सिंपल है, फॉर्मूला पता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराड पर मीटर 4.10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर वहां पे हुआ करता है। यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। एरिया, एरिया कितना है 200। क्या चीज है ये देखो, ये 200 क्या है, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको क्या चाहिए भैया, हमको चाहिए मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, अब सॉल्व करो। 10⁻⁻2 ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये 10 ये गया 0। अब जो आना है इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन में आना है 8.854 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 8 टू 16 16 17 17 पॉइंट समथिंग आएगा, और 17 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻14 17 पॉइंट कुछ कुछ आएगा जो कि मुझे दिख गया 17.7 है। ठीक, इंटू 10⁻⁻14 है ये। अब इस -14 का मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, माइक्रोफेरेड निकालता हूँ अगर, तो 10⁻⁻6 6 7 13 17। अच्छा ये एक 0 और बचा है ना यहाँ,
ठीक है, ये एक और 0 बचा, मतलब ये 10⁻13 है। ठीक, -6 माइक्रो हो गया, माइक्रो के बाद बचा -7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻6 से ये माइक्रो बन गया और बचा 10⁻⁻7, ये रहा। अगेन क्या चीज़ है ये, आपके कैलकुलेशन का टेस्ट है, आप कितने फास्टली चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हो। CBT 1 में आपको नहीं मिलने वाला है कैलकुलेटर। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तुरंत आइडेंटिफाई करनी है, तुरंत सॉल्व करना है अगर आपको, तो आपको ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई मेरा जो कैलकुलेशन है मैं एक बार में बनाऊं और उसको परफेक्ट बनाऊं, 2 बार 3 बार चेक करने की जरूरत ना पड़े। तो जैसा मेरी आदत है कि मैं यूनिट्स को साथ में लिख देता हूँ, वैसे आप भी लिखना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तो दोबारा सॉल्व करने बैठोगे, है ना। दूसरी चीज ये कि आपको आपको कई बार क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड, ऐसा करके लिखा रहेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर दिया होता तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, तो ये कौन सा रजिस्टर यार, मैं दोनों में करंट निकाल लेता हूँ, कोई ना कोई एक आंसर होगा। ये कितना है, ये 82 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 7 ओम है। ठीक है, ये वोल्ट यहाँ रहा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, करंट निकालता हूँ। तो करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल करंट, सॉरी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस ये दोनों आपस में पैरेलल में 7 इंटू 3, 7 3 तो 21, 21 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, 2.1, 82 डिवाइडेड बाई 4.1, 4.1 2 टाइम्स दैट इज 20, तो 20 एम्पियर ऑफ करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, 20 एम्पियर ऑफ करंट, मैं पहले करंट थ्रू 3 ओम निकाल लेता हूँ। कितना होगा, 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या, 10, 14 एम्पियर है क्या, ये भी है यार। अब I ऑफ 7 ओम निकाल के देखूँ तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 6 एम्पियर, ये भी है। अब देख लेना क्वेश्चन में इस पर किसके अक्रॉस निकालने बोला है, इसके अक्रॉस बोलता तो 20 एम्पियर आंसर है, ये भी है, गजब। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अक्रॉस निकालने बोला है उस पर डिपेंड करेगा अपना आंसर। 2 ओम के अक्रॉस बोलेगा तो 20 है, 3 ओम के अक्रॉस बोलेगा 14 है, 7 ओम के अक्रॉस बोलेगा तो 6 है। ओके, चले नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, आई मैग्नेटाइजिंग करंट किस किस चीजों के लिए होती है। करंट फ्लोइंग बाय द प्राइमरी वाइंडिंग व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड। ठीक है, बिल्कुल। करंट फ्लोइंग थ्रू द इंसुलेशन, गलत। करंट फ्लोइंग थ्रू द फेरोमैग्नेटिक कोर, गलत। करंट ड्रॉन बाय द सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन द लोड इज कनेक्टेड, गलत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और ये जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट रहती है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट IM है, ये कितनी होती है, लगभग 5% ऑफ फुल लोड करंट, 5% ऑफ रेटेड करंट, फुल लोड करंट जो कह लो आप। ठीक है, 5% करंट रहती है मैग्नेटाइजिंग करंट के अंदर। क्या क्या चीजें रहती है, जो हमारे जो एडी करंट लॉस, जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस, ये जो टोटल रहता है ना, कोर का लॉस जो रहता है, कोर लॉस कंपोनेंट को ये क्या करता है, मतलब कोर लॉस होने के लिए भी तो करंट चाहिए, वो ये प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट, दूसरा क्या, जो आपकी मैग्नेटाइजिंग का काम करता है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट, ये दो चीज को फीड करता है ये। ठीक है, क्या करता है, पहला कोर लॉस कंपोनेंट को, कोर लॉस कंपोनेंट
कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट को क्या करता है, ये सप्लाई करता है, मीन्स उनको फीड करता है। और ये कितना होता है, 5% ऑफ द फुल लोड करंट, 5% ऑफ द फुल लोड करंट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following part is not present in a typical brushless DC motor? एक ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया इसके अंदर क्या नहीं रहता, इसके अंदर ब्रश नहीं रहता, जो कम्यूटेटर वाला पार्ट है वो पूरा नहीं रहता है ना, परमानेंट मैग्नेट रहेगा, फिक्स आर्मेचर, कम्यूटेटर ही तो नहीं रहता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एब्सेंट होता है इसके अंदर, नहीं प्रेजेंट होता। जो AC टू DC कन्वर्टर है, कन्वर्जन जो भी होता है, बिकॉज आपको मालूम है कि जो आर्मेचर में जब भी करंट प्रोड्यूस होगी, दैट करंट इज ऑलवेज AC करंट ही इंड्यूस होती है। ठीक है ना, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर DC मशीन के अंदर कम्यूटेटर और ब्रश मिल करके AC टू DC और DC टू AC कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए हम लोग कर लेंगे। क्लियर, क्लियर होगा आई होप सभी को ये। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FET is like a switched on condition when it operates in। देखो अपने पास तीन मोड है, क्या क्या मोड है अपने पास है, सैचुरेशन मोड, इसी को अपन एक्टिव बोल दो या ओमिक मोड बोल दो, और देन है अपने पास कट ऑफ। ठीक है, तो एक FET हो चाहे एक BJT हो, जो भी आप बात करो, अगर वो सैचुरेशन रीजन में है, अगर सॉरी मैं FET या मॉसफेट की बात करूं, अगर FET या मॉसफेट है और वो सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेशन मींस वो वर्क करेगा एज अ ऑन स्विच, एज अ ऑन स्विच, वो वर्क करेगा एज अ ऑन स्विच। वहीं अगर वो कट ऑफ रीजन में है तो इट विल वर्क एज अ ऑफ स्विच, इट विल वर्क एज अ ऑफ स्विच। एक्टिव रीजन और सैचुरेशन में है तो ऑन स्विच, कट ऑफ में है तो ऑफ स्विच। और ओमिक और एक्टिव रीजन जो भी आप कह लो, इसके अंदर वो वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर, आप इसको यूज करते हो, है ना, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है ऑन कंडीशन में, तो ऑन कंडीशन में किस में होगा ये, तो भाई ये ऑन कंडीशन की अगर बात कर रहा है तो इन ऑन कंडीशन ये किस में होगा, हमारे सैचुरेशन रीजन में होगा। क्लियर है, किसमें होगा, हमारे सैचुरेशन रीजन में होगा। ठीक है, तो एक आप एक FET लगाओ, एक FET से आप उसको एज ए स्विच भी यूज कर सकते हो, एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हो, बस आपको इनपुट जो है अपने जो बाइसिंग वगैरह है उसको चेंज करना है, सिंपली दैट्स इट। इस वजह से तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। एक डिवाइस है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का काम कर देता है ना, सिंगल डिवाइस बहुत सारा काम करता है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम लोग अपनी चीज़ों को यहीं पे रोकते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं। हाँ, आज के लेक्चर में थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन भी आया था बिकॉज ऑफ पावर सप्लाई इंटरप्ट हुई थी। क्लियर, ठीक, बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन लेट मी वंस अगेन रिमाइंड यू about various different courses which are running on GATE Academy। तो different types of courses हमारे पास जो GATE Academy की ऐप में अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, लाइव हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज हैं यार हमारे पास है ऑल स्टेट AE-JEE का कोर्स, जिसके अंदर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी स्टेट के AE-JEE PSU वगैरह जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी का आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड हो जाएगा।
और इसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज़ इंक्लूड रहेगी, मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फॉर सिविल एंड फॉर मैकेनिकल एस्पिरेंट। तो ये हमारे पास सभी चारों ब्रांचेस के एस्पिरेंट्स के लिए ये ऑल स्टेट AJE का एग्जाम का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। देन हम लोग आप बात करें SSC JEE की, तो SSC JEE का पेपर जो होगा हमारा, उसके अंदर हमको पता है कि CBT 1, CBT 2, CBT 1 में भी टेक्निकल आना है, CBT 2 में भी टेक्निकल आना है। CBT 1 जो रहेगा, CBT 1 के अंदर हमको देखने को मिलेगा नॉन टेक वाला पार्ट भी 100 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें वाइटल है। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है SSC JEE एग्जाम की, तो आपके लिए यहाँ पे हमने केवल 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस में आपको यहाँ CBT 1, CBT 2 कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवा रहे हैं फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 365 डेज, दैट इज 1 ईयर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, मैकेनिकल एंड सिविल एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट, इफ यू आर टारगेटिंग RRB JEE एग्जाम, अगर आप RRB JEE एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि RRB JEE एग्जाम्स में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दैट इज इफ यू वांट टू बाय ओनली स्टेज 1, दैट इज अगर आपको सिर्फ नॉन टेक वाला पार्ट पढ़ना है तो हम आपको CBT 1 का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको केवल टेक्निकल वाला पार्ट पढ़ना है तो CBT 2 का कोर्स है हमारे पास। और अगर आपको कंबाइंड कंप्लीट स्टडी चाहिए, मतलब आप सब चीज़ें कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, CBT 1 CBT 2 सब चीज़, तो आपके पास है CBT 1 प्लस CBT 2 एट ए प्राइस ऑफ 777 ओनली। इसके अंदर हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। After that, if you are preparing for SSC JEE and if you want to score good in CBT 1, you have to score maximum marks in your general intelligence and reasoning part. तो इस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट में आपको मैक्सिमम मार्क तब आप स्कोर कर पाओगे जब आपको प्रॉपरली आइडिया होगी किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग आपको यहाँ पे गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है SSC JEE पेपर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ई बुक, जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्व पेपर है 2010 से लेके 2024 तक का एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस GST। सिमिलरली अगर आप SSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोगों ने आपके लिए इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर अपने SSC JEE का पेपर 1 जो होगा उसका जितने भी पेपर हुए हैं 2007 से लेके 2024 तक के, उन सभी का हम लोग यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज प्लस GST। ठीक है। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPPCL JEE 2025, you can start your preparation from now at a price of only 999 rupees, that too including GST, no extra and no other charges will be applied। तो केवल 999 रुपीज आप पे करिए और विद द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर UPPCL JEE की आप एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इन सभी कोर्सेज में अगर आपको अपने आप को एनरोल करवाना है तो करना क्या होगा, आपको करना यूं है कि आप गेट एकेडमी की प्ले स्टोर पे जाइए, गेट एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पे जाएं और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, नाम वगैरह दे करके उस ऐप में एनरोल कीजिए। ऐप में एनरोल करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप जो भी कोर्स और जो भी ई बुक वगैरह कुछ चीज़ें आप और जैसे चाहते हैं तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 से और आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। टाटा बाय, जय हिंद।